हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके स्टैंडर्ड एग्जाम के साथ साथ मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। यदि आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं और आप भी टारगेट रखते हैं मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 400 से ज़्यादा नंबर लाना, तो आज का यह वीडियो आप सभी को देखना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। यहाँ पे पहले वाले सवाल के माध्यम से पूछा गया है कि सबसे न्यूनतम संख्या क्या होगी जिससे √27 को गुना करने पर एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। आप सभी को मालूम होगा कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अब ये चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऐसा ऑप्शनों का चयन करना होगा जिससे √27 में यदि हम गुना करेंगे तो प्राप्त गुणनफल एक प्राकृत संख्या आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, √27 को सेम टू सेम लिख देते हैं और पहला ऑप्शन √3 से इसमें गुना कर देते हैं। दोस्तों, √27 में यदि √3 से गुना कर देंगे तो √81 हो जाएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि 81 का वर्गमूल 9 होता है जो कि एक प्राकृत संख्या है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा √3। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देख लीजिए। क्वेश्चन 2 कहता है कि √7 कौन सी संख्या है। दोस्तों याद रखिएगा, कोई ऐसा संख्या हो जो रूट के अंदर हो और उस संख्या का वर्गमूल भी ना होता हो, तो ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते किसे हैं, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख भी सकते हैं और q का मान 0 के बराबर हो, तो ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया और √7 हो गया। ये सभी के सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 3 को देख लीजिए। क्वेश्चन 3 जो है ये मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कैसे सॉल्व किया जाता है, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि बहुपद 4x² - 3 के शून्यक होंगे। यानी बहुपद 4x² - 3 का हमें शून्य ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो 4x² को सेम टू सेम लिखिए। ये जो -3 दिखाई दे रहा है बराबर की तरफ जाकर ये +3 हो जाएगा। उसके बाद में यदि x² बराबर हम 3 लिख देते हैं तो ये जो 4 गुना में दिखाई दे रहा है बराबर की तरफ जाकर ये भाग में 4 हो जाएगा। उसके बाद में x² पर से यदि हम स्क्वायर हटा देंगे ना, तो ये 3/4 है, इससे प्लस माइनस में रूट आ जाएगा। और आप सभी को मालूम होगा कि √3 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन 4 का वर्गमूल होता है 2, जो कि प्लस और माइनस में होगा। तो -√3/2 +√3/2 ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 4 कहता है कि यदि बहुपद px में बोला गया है x² + 7x + 10 के शून्यक α, बीटा है, तो α + बीटा का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले a का मान लिखेंगे। x² का गुणांक कुछ भी नहीं है तो a का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद में b का मान लिखेंगे। b का मान यहाँ पे 7 है। उसके बाद में हम लिखेंगे c का मान देखेंगे तो यहाँ पे 10 दिया गया है। इसके बाद में हमें ज्ञात करना है α + बीटा का मान। तो दोस्तों α + बीटा का एक फॉर्मूला आता है, वह होता है -b/a। आपको करना होगा माइनस, उसके बाद में हमें चाहिए b का मान। दोस्तों b का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 है तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। उसके बाद में हमें चाहिए a का मान और a का मान 1 है। तो यदि -7 में हम 1 से भाग लगा भी देंगे तो -7 ही होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 5 कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² - x + 4 के शून्यक है, तो α² + बीटा के स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। दोस्तों a + b का फॉर्मूला तो आप सभी को मालूम होगा कि वो होता है a² प्लस में होता है b² प्लस में होता है 2ab। यदि हमें a² + b² ही चाहिए तो ये जो अल्फा + बीटा का स्क्वायर है, तो यहाँ पे प्लस में जो 2ab दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है a + b का होल स्क्वायर और ये माइनस में हो जाएगा 2ab और यहाँ पे बचेगा a² और प्लस में हो जाएगा b²। ठीक है, इस प्रकार से आसानी तरीके से ये फार्मूला हमारा तैयार हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि a की जगह पे हम अल्फा लिखेंगे,
बी की जगह पे हमें लिखना है बीटा और इसका करेंगे स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ए प्लस बी के फार्मूला के माध्यम से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला कैसे बनाया जाता है आप सभी को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बटा ए होता है, तो इसका स्क्वायर करना होगा माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान। दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटा ए होता है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि माइनस बी का मान, दोस्तों यहाँ पे बी का मान ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस इंटू माइनस 1 लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें चाहिए 1 का मान, तो दोस्तों ए का मान भी 1 है तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। माइनस 2 गुने हमें चाहिए सी का मान, दोस्तों सी का मान यहाँ पे देखिएगा तो 4 है ना, तो 4 लिख दीजिए। उसके बाद में हमें चाहिए ए का मान, और ए का मान कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा। यहाँ पे माइनस और माइनस मिलने के बाद ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग केवल 1 बटा 1 कट के 1 हो जाएगा, माइनस 2 में 4 से ना कीजिएगा तो 2 चौका 8 हो जाएगा बटा ये 1 हो जाएगा। उसके बाद में आपको इसका बट्टा का घटाव बना देना होगा। यदि 1 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो जाहिर सी बात है 1 हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। यदि 1 में 1 से ना खींचिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 8 में 1 से ना खींचिएगा तो 8 हो जाएगा। अब 1 में से आपको 8 को घटाना होगा तो -7 बचेगा, और इसमें भी 1 से भाग लगा दीजिएगा तो -7 आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि क्वेश्चन 5 का ऑप्शन के मुताबिक देखेंगे तो ऑप्शन डी में -7 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देख लेते हैं। है दोस्तों क्वेश्चन 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन x - 3y बराबर 0 तथा 2x + 4y बराबर 10 का हल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम लोग विलोपन विधि के माध्यम से करते हैं। विलोपन विधि के माध्यम से ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वाले समीकरण में 2 से गुना करेंगे और बाकी ज्यों का त्यों उतार देना है। यदि आप x में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2x हो जाएगा, माइनस को माइनस लाने दीजिए। 3 में यदि 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6y हो जाएगा, 6y बराबर 0 में यदि 2 से गुना कीजिएगा तो ये 0 का 0 हो जाएगा। यहाँ पे था 2x + 4y बराबर 10, इसे सेम टू सेम ले आकर नीचे लिखना है कि 2x प्लस में था 4y और बराबर में था 10, सेम टू सेम हम लोग उतार दिए हैं। उसके बाद में हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में है तो माइनस में चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस। ये 2x से 2x कट जाएगा। यदि -6 और -4 मिलकर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर -10y हो जाएगा, बराबर में होगा -10। -10 से -10 एक मरतबे कट जाएगा, यानी y का जो मान आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। अब हमें चाहिए x का मान, तो जब y का मान हमें प्राप्त हो गया है तो x का मान ज्ञात करने का आसान तरीका ये है कि हम समीकरण 1 में y का मान रख देंगे और हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 हमारा क्या था, तो x - 3y बराबर 0 था। आइए इसे लिख लेते हैं कि x - 3y बराबर 0। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x - 3 गुने y का मान, दोस्तों y का मान देखिएगा तो 1 दिया गया है, बराबर 0 को सेम टू सेम लिखिए। यदि x बराबर हम लिखेंगे तो 3 में 1 से गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है 3 होगा। अभी जो -3 है बराबर की तरफ जाकर क्या हो जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा। इसे हमें ये पता चलता है कि x का जो मान आने वाला है वो 3 होगा, वहीं पे y का मान 1 हो जाएगा। तो x का मान 3 और y का मान 1 ऑप्शन बी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है कि यदि द्विघात समीकरण cx² - bx + a के विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान क्या हो जाएगा। यह आपसे केवल फॉर्मूला पूछा गया है, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, b/2c। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 को देखने जा रहे हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 8 कहता है कि समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग एपी के नाम से जानते हैं, इसका पूरा नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। इसी का हिंदी अर्थ होता है समांतर श्रेणी। बोला गया कि √2, √8, √18, √32 का सारवंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों सारवंतर किसे कहते हैं,
तो पहले तथा दूसरे पदों के अंतर को सार्वंतर कहा जाता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। और डी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो दूसरा पद माइनस पहला पद, जिसे हम लोग a2 माइनस a1 इस प्रकार से लिखते हैं। अब हमें चाहिए a2 का मान, तो देखिए यहाँ पे रूट अंडर 2 a1 का मान हो जाएगा, तो रूट अंडर 8 a2 का मान हो जाएगा। a2 के बदले में रूट अंडर 8 लिख सकते हैं। a1 की जगह पे केवल लिखेंगे रूट अंडर 2। इसके बाद में इसका सोल्यूशन किस प्रकार से करेंगे, तो रूट अंडर 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पे रूट अंडर 2 को ज्यों का त्यों लिख देना है। उसके बाद में आप सभी को मालूम होगा कि कोई भी संख्या रूट के अंदर जोड़ा लगने के बाद बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा रूट अंडर 2 और माइनस रूट अंडर 2 को सेम टू सेम लिख देना है। उसके बाद में आप ही बताइए, यदि 2 रूट अंडर 2 में से रूट अंडर 2 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर रूट अंडर 2 बचेगा। कैसे बचेगा, तो देखिए यहाँ पे 2 रूट अंडर 2 है, और ये रूट अंडर 2 के मतलब ये एक रूट अंडर 2 है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, रूट अंडर 2 में से रूट अंडर 2 घटेगा तो रूट अंडर 2 बचेगा। तो आपका क्वेश्चन का सही जवाब 1 रूट अंडर 2 आएगा, यानी रूट अंडर 2 आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल भी समांतर श्रेणी से लिया गया है। क्वेश्चन 9 बोला गया समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए का जो मान है वो -2 दे रखा है, और सारवंतर डी का मान 2 है, तो तीसरा पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रथम पद को हम लोग ए द्वारा लिखते हैं, जो कि -2 दिया गया है। सारवंतर को डी द्वारा सूचित किया जाता है, जो कि कितना है, तो 2 है, आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। इसमें ज्ञात क्या करना है, तो तीसरा पद ज्ञात करना है, यानी a3 का मान ज्ञात करना है। इसका आसान सा फॉर्मूला होता है a प्लस जितना पद आप सभी को ज्ञात करना हो उसमें से a को कम कीजिए, उसमें d लगा दीजिए। तो दूसरा यहाँ पे तीसरा पद ज्ञात करना है, तो 3 में से कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसी के साथ हमें d लगा देना है। उसके बाद में क्या होगा कि हमें चाहिए a का मान, क्वेश्चन में a का मान -2 दिया गया था, तो -2 लिखेंगे। उसके बाद में +2 गुने d का मान, दोस्तों d का मान 2 था तो आप 2 लिखेंगे। तो इसके बाद में क्या होगा कि -2 को -2 और 2 दूनी कितना होता है, तो 4 होता है, तो -2 और +4 मिलकर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 2 होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल आइए क्वेश्चन 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रूट अंडर 2 के बराबर है। पहला ऑप्शन में दिया गया साइन 60 डिग्री, और आप सभी को बता दें साइन में 60 डिग्री का मान रूट अंडर 3/2 होता है, जो रूट अंडर 2 के कभी बराबर नहीं हो सकता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन बी को देखेंगे तो साइन 45 डिग्री दिया गया है। दोस्तों साइन में 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√2 होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी में देखिएगा तो दिया गया साइन 30 का मान, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देखेंगे तो दिया गया 1/साइन 45 डिग्री का मान, दोस्तों साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। अब बड़ा वाला बाटा हमारा ये है, इसे हमें गुना में चेंज करना होगा। गुना में चेंज करेंगे तो जो नीचे √2 दिखाई दे रहा है ये ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर 1 दिखाई दे रहा है वो नीचे चला आएगा। 1 से 1 यदि हम कटा देंगे तो प्राप्त संख्या √2 होगा, यही आपका √2 के बराबर हो जाएगा। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। तो इसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 को देखने जा रहे हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन 11 कहता है कि यदि cot थीटा बराबर 1/√3 हो तो थीटा का मान क्या हो जाएगा। यानी सवाल में आपसे ये पूछा गया है कि कॉट में कितने डिग्री का जो मान है वो 1/√3 के बराबर होते हैं। तो दोस्तों tan में जो 30 डिग्री का मान होते हैं वो 1/√3 के बराबर होते हैं, तो वही में कॉट में 60 डिग्री का जो मान होते हैं वो 1/√3 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 जो है ये मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, अतः इसे ध्यानपूर्वक समझ ही लीजिए, क्योंकि हो सके तो आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये देखने को मिल सकता है। बोला गया कि कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर x कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। कैसे बनाइएगा, तो दिया गया कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। उसके बाद में बोला गया था माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो माइनस कॉस 30 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, इसका भी कर दीजिए इस प्रकार से स्क्वायर। बराबर में दिया गया था x गुने
कितना का मान, तो cos 45 का मान। दोस्तों cos में 45 का मान 1/√2 के बराबर होता है। उसके बाद में बोला गया कि sin 45 का मान, और sin 45 का मान भी होता है 1/√2। उसके बाद में इसका सोल्यूशन करेंगे तो a का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा, तो केवल 2 हो जाएगा, फिर माइनस स्क्वायर से रूट घटेगा तो यहाँ पे केवल 3 बचेगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा। यदि आप x में 1 से गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा, फिर x में फिर से 1 से गुना कीजिएगा फिर भी आपका x हो जाएगा। √2 में यहाँ पे √2 से गुना कीजिएगा तो केवल 2 हो जाएगा। इसके बाद में हमें क्या करना है कि 2 और 4 का एलसीएम लेना है। दोस्तों 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3। और इसके बाद में यहाँ पे दोस्तों x/2 था तो जेब का 3 उतार दीजिए। और इसके बाद में क्या होगा कि 2 में से यदि 3 घटाइएगा ना तो -1 हो जाएगा, और बटा में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे दोस्तों है x/2। इसी आसान तरीके से हम लोग 2 दूनी 4 घटा सकते हैं, तो प्राप्त संख्या इधर -1 और नीचे हो जाएगा 2, और इधर में केवल x बचेगा। तो इस प्रकार से हमें ये पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के बाद x का जो मान आया है वो -1/2 आया है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में इसी प्रकार से अगला सवाल उसमें 13 को देखिए। उसमें 13 एक ऐसा सवाल है जिसमें बहुत सारे ऐसे छात्र एवं छात्राएं हैं जो ऐसे क्वेश्चनों को देखकर दिया गया tan स्क्वायर थीटा -sec स्क्वायर थीटा और जल्दी से 1 नंबर क्वेश्चन को टिक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, आपका फॉर्मूला में रहता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तब इस क्वेश्चन का सही जवाब 1 होता है। जब tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा रहेगा ना, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब -1 हो जाता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 में बोला गया है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। याद रखिएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है जिसका मान 1 के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 में बोला गया है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। यदि ऐसे सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर में यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा ना, तो यहाँ पे यदि रहेगा cot स्क्वायर थीटा तो क्वेश्चन का सही जवाब cot स्क्वायर थीटा ही आएगा। ऊपर यदि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा रहेगा तो क्वेश्चन का भी सही जवाब tan स्क्वायर ही थीटा आएगा। आइए देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। ऊपर दिया गया था cot स्क्वायर थीटा, तो दोस्तों 1 + cot स्क्वायर थीटा को सेम टू सेम लिख दीजिए। नीचे दिया गया 1 + tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/cot थीटा। नीचे हमें बट्टा का जोड़ बनाना होगा, ऊपर जेब का तेव लिखेंगे, 1/cot स्क्वायर थीटा को सेम टू सेम लिख दिए हैं, और नीचे 1 और cot स्क्वायर थीटा का सेम कितना होता है, तो आप कहेंगे सर cot स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। यदि आप 1 में 1 से ना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा में 1 से ना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा ही होगा ना। अब क्या कीजिए कि 1 + cot स्क्वायर थीटा दिया गया है, उसे जेब का जितने हो लिखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब ये बड़ा वाला बट्टा हमारा ये है, इसे हम यदि गुना में चेंज करेंगे तो नीचे वाला जो cot स्क्वायर थीटा है ये ऊपर चल जाएगा cot स्क्वायर थीटा, और ऊपर वाला 1 + cot स्क्वायर जो थीटा है ये नीचे आ जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब 1 + cot स्क्वायर थीटा से 1 + cot स्क्वायर थीटा कट जाएगा, प्राप्त यहाँ पे निष्पत्तियां cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल इसमें 16 कहता है कि 4 sin 18 डिग्री इंटू sec 72 डिग्री का मान क्या होता है। तो क्या कीजिएगा कि साइन जो 18 डिग्री दिया गया है ना, इसे ऐसे तोड़िएगा, साइन इंटू 90 में से 18 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है 72 डिग्री आ जाएगा, और इंटू में जो दिया गया था sec 72 डिग्री, इसे सेम टू सेम लिख दीजिए। उसके बाद में 4 को सेम टू सेम लिखिए, साइन इंटू 90 - थीटा बराबर cos थीटा होते हैं। थीटा का मान तो 72 है तो 72 लिखेंगे, इंटू sec 72 को sec 72 लिख सकते हैं। दोस्तों 4 को 4 लिखेंगे, यदि दोनों को हम एक साथ लिख देंगे ना तो त्रिकोणमिति में एक फार्मूला आता है cos थीटा गुने sec थीटा का मान 1 आता है, तो इसके बदले में हम लोग 1 लिख सकते हैं, और 4 में 1 गुना कीजिएगा तो 4 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा ना तो सच में यार जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम 10वीं कक्षा का
सभी विषय का ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन हमारे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन 2-2 वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जल्दी से यार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से देख सके। सवाल क्वेश्चन 17 कहता है एक मीनार के पाद बिंदु से, यहाँ पे बोला जाता है पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर इसके शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई कितनी है। जरा ध्यान से समझिएगा, एक मीनार के पाद बिंदु से सबसे पहले हम एक मीनार की रचना इस प्रकार से कर लेंगे। अब यहाँ पे पाद बिंदु किसे कहते हैं तो दोस्तों तल और पाद बिंदु हम मीनार के सबसे निचले वाले भाग को कहते हैं और शिखर कहते हैं सबसे ऊपरी वाले भाग को। तो यहाँ पे शिखर तो नहीं बोला गया है लेकिन बोला गया कि पाद बिंदु से, था पाद बिंदु से कितना मीटर दूर तो 100 मीटर दूर। तो ये पाद बिंदु ये हो गया, इससे हम कितना मीटर दूर लेंगे तो 100 मीटर दूर एक बिंदु ले रहे हैं। इससे मीनार का जो शिखर का उन्नयन कोण है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 डिग्री है। अब हमसे बुलाया गया है कि इस मीनार की ऊंचाई भाई साहब ज्ञात कीजिए, तो हमें P ज्ञात करना है और ऑलरेडी B का मान दे रखा है। तो P बटा B किस में होता है तो आप कहेंगे सर tan 60 डिग्री में होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे tan कितना डिग्री से तो 60 डिग्री से, tan 60 डिग्री बराबर फॉर्मूला हो जाएगा P बटा B। अब tan में जो 60 डिग्री का मान होता है वो √3 होता है। P का मान नहीं दिया गया है तो नहीं लिखेंगे, B का मान दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 मीटर तो यहाँ पे लिखेंगे 100। उसके बाद में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। P में यदि 1 से गुना कीजिएगा तो जाहिर सी बात है P हो जाएगा, 100 में √3 से गुना कीजिएगा तो 100 √3 हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो मीनार हमारा था तो मीनार की जो ऊंचाई आ जाएगा ना वो 100 √3 मीटर होगा जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल भी ऊंचाई दूरी से लिया गया है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की आधार से दूरी क्या हो जाएगी। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, 10 मीटर ऊंची मीनार, ये जो मीनार की ऊंचाई है ना वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 मीटर है। अब इसके ये जो आधार है ना ये आधार आपको ज्ञात करना है और इसका अवनमन जो कोण है या उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका नामकरण कर देंगे ए बी और सी। हमें P दे रखा है और ज्ञात करना है B, तो P बटा B किस में होता है तो आप कहेंगे सर tan में होता है। tan में कितना डिग्री से बनाएंगे तो यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है तो 30 डिग्री लिख देंगे। फॉर्मूला पहले जैसा P बटा B का P बटा B कर दीजिए। tan में 30 डिग्री का जो मान होता है दोस्तों वो 1 बटा √3 होता है। P का मान नहीं दिया गया है, सॉरी दिया गया है 10, तो यहाँ पे हम लोग 10 लिखेंगे। B का मान मालूम नहीं है तो B का ज्यों का त्यों लिखेंगे। B में यदि 1 से गुना कीजिएगा तो आपका B हो जाएगा, 10 में यदि √3 से गुना कीजिएगा तो 10 √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आधार की जो दूरी आ गई है वो 10 √3 आ गई है जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। क्वेश्चन 19 में बोला गया है बिंदु 5,-2 को एक अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी। इस प्रकार से जब कार्तीय तल बनाया जाता है तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। उसके बाद में क्या किया जाता है कि इधर आपके पूरे माइनस वाले पार्ट होते हैं, ये भी माइनस होते हैं और इधर होते हैं आपका प्लस वाले पार्ट, ठीक है, ये भी आपका प्लस में होते हैं और ये भी आपका प्लस में होते हैं। इसे y और हम लोग y डैश कहते हैं, इसे x और x डैश कहते हैं। तो x में बोला गया है 5 जो कि प्लस में है। मान लेते हैं यहाँ पे यदि हमारा 3 के बाद में ये 4 और यहाँ पे 5 यदि रहता तो 5 से कोई रेखा आती, यहाँ पे -2 जाती तो ये किस अक्ष की तरफ पड़ रहा है तो यहाँ पे बोला गया कि x अक्ष से इसकी दूरी क्या हो जाती। तो यहाँ पे x अक्ष से देखिएगा तो इसका दूरी आपका यही हो जाएगा और यहाँ पे दूरी कितना है तो -2 है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब -2 हो जाएगा। और इसके बाद ही बोला गया है क्वेश्चन 20 के माध्यम से कि बिंदु -5,-3 किस चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन तो मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% मैं आप सभी को कहता हूं कि 1 नंबर को पूछा जाएगा। कैसे जानिएगा कि कौन से बिंदु कौन से चतुर्थांश में है। तो यदि दोनों बिंदु प्लस में होगा तो समझ लीजिए कि आपका ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। यदि दोनों बिंदु माइनस में हो तो आपका तृतीय चतुर्थांश में होगा। पहले लगा हो प्लस बाद में हो माइनस तो ये आपका द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा और पहले माइनस बाद में प्लस हो तो ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
यहाँ पे बोला गया -5 -3 दोनों में माइनस लगा हुआ है, तो जब दोनों में माइनस लगा होता है तो ये आपका तृतीय चतुर्थांश में स्थित होते हैं। उसके बाद में अगला सवाल में बोला गया है कि बिंदु ए कोमा बी -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए दूरी ज्ञात करते हैं। दोस्तों दूरी ज्ञात करने का आसान फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस में होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद में क्या किया जाएगा, यहाँ पे चाहिए हमें x2 का मान। दोस्तों x2 का मान -a है तो यहाँ पे लिखेंगे -a, x1 का मान a है तो यहाँ पे भी आपको a लिखना है, इसका कर देना है स्क्वायर। उसके बाद में हमें चाहिए y2 का मान, y2 का मान -b है तो -b लिखा जाएगा। उसके बाद में y1 का मान b है तो यहाँ पे b लिख दिया जाएगा, इसका कर देंगे स्क्वायर। उसके बाद में -a और -a मिलकर -2a हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और -b और -b मिलकर -2b हो जाएगा, इसका भी कर देंगे हम स्क्वायर। उसके बाद में आप ही बताइए कि माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, यहाँ पे -2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा ना, तो 4 दोनों में मिल रहा है तो 4 को कॉमन कर लेंगे। जैसे ही कॉमन करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके बाद में 4 का वर्गमूल 2 होता है और रूट में केवल बचेगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी दोनों बिंदुओं के बीच में यदि हम दूरी ज्ञात करेंगे तो 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा तो सी में दिखाई दे रहा है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 22 में बोला गया है कि दी गई आकृति में डीई समानांतर बीसी यानी जीई जो समानांतर है, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर रेखा है, जिसमें एडी का जो मान है ये जो मान 4 मीटर है। उसके बाद में बीडी का जो मान है वो 6 मीटर है, एई का मान 5 मीटर है। तो हमसे पूछा गया है कि ईसी का मान, इसका मान आप सभी को बताना होगा। दोस्तों थेस प्रमेय कहता है किसी समानांतर त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर खींची गई अन्य रेखा अन्य भुजाओं को दो अनुपात में समान अनुपात में विभाजित करती है, जिसका फॉर्मूला बनता है AD बटा DB और बराबर में होता है AE बटा EC। यहाँ पे AD की मान की बात करिएगा तो 4 दिया है, DB का मान 6 दिया है। इसके बाद में बराबर में लिखेंगे AE का मान, AE का मान दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 है, EC का मान मालूम नहीं है, इसे कटा दीजिए, 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6 कर दीजिए और गुना कर दीजिए। EC में यदि आप 2 से ना करेंगे तो 2 EC हो जाएगा, 5 में यदि 3 से ना करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा। यदि आप EC बराबर 15 लिखेंगे तो जो 2 यहाँ पे गुना में दिखाई दे रहा है बराबर की तरफ जाकर ये भाग में हो जाएगा। 15 में 2 से भाग लगा दीजिएगा तो 7.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है कि यदि एल समानांतर एम हो तो x का मान बताइए। यहाँ पे ध्यान से बनाइएगा, देखिए 3x और 2x मिलकर कितना होता है, तो 5x होता है। 20 और 10 मिलकर कितना होता है, तो 30 होता है। उसके बाद में क्या कीजिएगा कि इसे आसानी तरीके से कटा दीजिएगा, 20 और 10 30 और x बराबर ये हो जाएगा 6 5 30, ठीक है। अब यदि आप x का मान 6 रखते हैं तो 6 त्रिका 18, 18 में से 20 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 6 5 30, क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका केवल 30 हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल कहा जाता है कि बिंदु P में दिया गया -2,8, Q में दिया गया है -6,4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x1 का मान होता है, ये y1 का होता है, तो वहीं पे x2 दूसरा y2 का मान होते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आसान फॉर्मूला x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 होते हैं, तो वहीं पे y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2 होते हैं। यहाँ पे x1 की मान की बात करें तो -2 दे रखा है तो -2 लिखेंगे, प्लस x2 का मान यहाँ पे देखिएगा तो ये भी आपका -6 है, तो प्लस और माइनस मिलकर -6 हो जाएगा, बटा 2 कर दीजिए, -6 और -2 मिलकर -8 हो जाएगा। यदि इसमें 2 से भाग लगा दीजिएगा तो -4 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमें चाहिए y1 का मान, y1 का मान देख लीजिए -8 दे रखा है तो -8 लिखेंगे, y2 का मान भी -4 है तो प्लस और माइनस मिलकर -4 हो जाएगा, बटा 2, तो 8 4 12 यानी -12 बटा 2 हो जाएगा। यदि इसे कटाएंगे तो -6 मरते कट जाएगा, यानी -4 -6 होगा,
तो -4 का -6 ऑप्शन डी में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का देख लीजिए कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में कोण ए का मान 50 डिग्री है, कोण बी का मान 70 डिग्री है, कोण सी का 60 डिग्री है और कोण डी का भी मान 60 डिग्री है। उसके बाद में कोण ई का मान 70 डिग्री, कोण एफ का मान 50 डिग्री है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। अब जाहिर सी बात है, जब सबका मान इतना डिग्री है, सबको मिलाने पर एक चतुर्भुज बन जा रहा है, तो त्रिभुज एबीसी जो समरूप हो जाएगा वो एफ ई डी के समरूप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यह दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही नए नए इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद।